बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का काम ये है कि बेटे आज हम टेस्ट नंबर 7 जो कि चैप्टर 14+15 है, आज हम उसकी डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 14+15 पहले ही टेस्ट सॉल्व कीजिएगा, डिस्कशन बाद में कीजिएगा। मैं अगेन यही कह रहा हूँ, अगर आप पहले से ही डिस्कशन सुन लेते हैं तो आप में टेस्ट को लेके वो इंटरेस्ट नहीं रहता। तो ध्यान से सुनिएगा, डिस्कशन ध्यान से देखिएगा, टाइम ना ज़ाया कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यू में उसने आपको एक डायग्राम बना के दी हुई है। फर्स्ट एमसीक्यू में उसने इस तरह से आपको 3 वायर्स बना के दिए हैं, 2 में करंट की डायरेक्शन सेम है। ये ए है आपके पास, ये बी है और ये आपके पास सी है। वो सिंपली ये पूछ रहा है, कहता है कि द सेंट्रल वायर बी विल। तो देखो बेटे, आपको इस बात का पता है कि जहाँ पे जिन वायर्स में सेम डायरेक्शन होती है उनके दरमियान में अट्रैक्शन होती है, इनके दरमियान में अट्रैक्शन है, और ऑब्वियसली इनके दरमियान में रिपल्शन है, इन दोनों के दरमियान में। उसकी वजह यह है कि इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इनकी डायरेक्शन सेम है। तो जब भी डायरेक्शन सेम होती है वहाँ पे हमेशा अट्रैक्शन होती है, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो रिपल्शन है। तो ये वाली जो वायर है वो ए की तरफ मूव करेगी, मीन्स के टूवर्ड्स लेफ्ट। यहाँ पे तो ये जा नहीं सकती, यहाँ से तो इसको रिपल्शन मिल रही है, ये इसकी तरफ आएगी, मीन्स के लेफ्ट साइड पे आएगी। तो फर्स्ट का जो राइट ऑप्शन आपके पास वो अल्फा ऑप्शन, फर्स्ट का राइट ऑप्शन अल्फा ऑप्शन। सेकेंड एमसीक्यू देखिएगा। सेकेंड एमसीक्यू में उसने आपको डेटा क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ईएमएफ आपके पास 120 वोल्ट, और जो ओमेगा 1 है आपके पास वो 1680 रेवोल्यूशन पर मिनट उसकी वैल्यू है। जो सेकेंड ईएमएफ है वो जी 3360 रेवोल्यूशन 3360 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये सेकेंड आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आपको गिवन है। सेकेंड इज आपके सामने लिखी हुई है, जो सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी है जिसको आप ओमेगा कह रहे हैं, ओमेगा 2 की वैल्यू आपको गिवन है, और वो कह रहा है कि आप E2 की वैल्यू निकालें। ये डाटा मैंने आपके सामने लिख दिया। अब आपने क्या करना है, आप ये करेंगे, फार्मूला इस पर यूज करेंगे, E1/E2 इज इक्वल टू ओमेगा 1/ओमेगा 2, क्योंकि फार्मूला होता है E इज इक्वल टू नवाब। तो सिर्फ आपके पास ओमेगा की वैल्यूज हैं, बाकी वैल्यूज नहीं है, तो जस्ट ये फार्मूला आपने लगाना है। देखो E1 की वैल्यू आपके पास 120 और E2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, उसको आप x कह लें। ओमेगा 1 की वैल्यू है 1680 और ओमेगा 2 की आपके पास वैल्यू है 3360। सॉल्व करेंगे इसको, इसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 आएगा, ये 2 इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू 240 वोल्ट आ जाएगी। ये इसका राइट ऑप्शन होगा 240 वोल्ट। तो सेकेंड एमसीक्यू का जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास डेल्टा ऑप्शन है। उसकी रीजन ये है क्योंकि डेल्टा में देखें बीटा ऑप्शन है 240 जॉल, तो जॉल्स तो ईएमएफ का यूनिट नहीं होता, वोल्ट होता है। इसका मतलब 240 वोल्ट अल्फा भी सही है, और चार्ली ऑप्शन है 240 जॉल पर कॉलम, तो जॉल पर कॉलम वोल्ट के इक्वल होता है। तो सेकेंड एमसीक्यू का जो राइट ऑप्शन बन रहा है दैट इज डेल्टा ऑप्शन, दोनों उसमें कवर हो रहे हैं। थर्ड एमसीक्यू देखें। थर्ड एमसीक्यू में उसने आपको एक डायग्राम बना के दी हुई है। वो कहता है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और नीचे से आप एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह से आप फेंक रहे हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन, तो किस तरफ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए हमें इस बात का पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे एंड होती है। तो इलेक्ट्रॉन पे चूंकि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा इस तरफ, क्योंकि नेगेटिव ने हमेशा किसकी तरफ जाना है बेटे, पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चूंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास थर्ड एमसीक्यू का, थर्ड का राइट इज चार्ली ऑप्शन, टुवर्ड्स लेफ्ट। फोर्थ मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था। फोर्थ एमसीक्यू में वो आपको सिंपली कह रहा है कि ये आपके पास एक नॉर्थ पोल है और यहाँ पे आपके पास एक साउथ पोल है, और ये एक वायर है, ये इसमें करंट की डायरेक्शन, आपने फोर्स की डायरेक्शन बताना है। तो मैंने आपको तब भी कहा था कि इस पर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ होती है। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जब आप लगाएंगे कि ये आपके पास इस केस में मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट की डायरेक्शन, तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इस केस में जो फोर्स है वो आपके पास डाउनवर्ड होगी, डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है। तो ये वाला जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 4, इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन होगा, फोर्थ का चार्ली ऑप्शन।
तो 4 के 4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 के 4 लॉजिकल थे। फिफ्थ में उसने आपको एक ग्राफ बना के दिया है, वो कहता है द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ दिस फील्ड वेरीज विद टाइम एट विच वैल्यू ऑफ टी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस इन द वायर इज मैक्सिमम। इसका ऑप्शन होगा डेल्टा ऑप्शन, फिफ्थ का राइट इज डेल्टा ऑप्शन। क्योंकि आपको पता है ईएमएफ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के रेट के, फ्लक्स का रेट ज़्यादा होगा ईएमएफ भी ज़्यादा होगी, फ्लक्स का रेट कम होगा ईएमएफ भी कम होगी। तो सिंपल सी बात है कि ज़्यादा टाइम आपके पास 4 मिली सेकेंड है, तो इसका डेल्टा ऑप्शन बन रहा है फिफ्थ का। सिक्स देखें, सिक्स में उसने आपको करंट भी दिया हुआ है, 6 MCQ का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो चार्ली। सिक्स में उसने आपको करंट की वैल्यू दी हुई है 5 एम्पेयर, जो आपके पास एन की वैल्यू है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो 2000 टर्न्स पर मीटर है, टर्न्स पर मीटर। वो कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें, वी की वैल्यू निकालें। सिंपल सा फार्मूला है, ये फार्मूला आप यूज करें, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। जस्ट देखें आई की वैल्यू भी गिवन है, एन की वैल्यू भी गिवन है, म्यू नॉट की आपको पता है कि वैल्यू फिक्स होती है और ये होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻⁷, ये वैल्यू फिक्स है। जस्ट आपने इसमें वैल्यूज लगानी है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं, सारी वैल्यूज गिवन है, म्यू नॉट भी है, कांस्टेंट है वो तो फिक्स होता है, एन की वैल्यू भी, आई की वैल्यू भी, जस्ट आपने वैल्यूज लगानी है और आपके पास इस केस में आंसर आ जाएगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं। सेवंथ को अब डिस्कस करते हैं कि सेवंथ एमसीक्यू में क्या चीजें हैं। सेवंथ में जस्ट आपने फ्लक्स का फार्मूला अप्लाई करना है और जस्ट फार्मूला आप फ्लक्स का लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है कि बी ए के इक्वल होता है। तो सेवंथ एमसीक्यू में देखिएगा जरा, सेवंथ में आपने जो सेवंथ एमसीक्यू है, पहले तो ये सुन लें, इसका राइट ऑप्शन अल्फा आएगा। फ्लक्स का फार्मूला आपने यूज करना है इस केस में, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू आपके पास 1/2 है, क्योंकि 0.5 है तो 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हैं, और ये आपके पास cos 60 आ जाएगा। sin 30 पे 1/2 होता है, cos 60 पे 1/2 होता है। तो ये सॉल्व करोगे तो फ्लक्स इज इक्वल टू, ये 2 इसे कैंसिल आउट हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो फ्लक्स की वैल्यू आपके पास इस केस में 0.5 वेबर आ जाएगी। तो ये इसका राइट ऑप्शन बन रहा है। एमसीक्यू नंबर 7 का राइट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 8 में आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। एमसीक्यू नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आएगा। करना आपने क्या है, एमसीक्यू नंबर 8 में ये फार्मूला लगाना है, v इज इक्वल टू ई ओवर बी। ये वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड का फार्मूला है, v इज इक्वल टू ई ओवर बी। देखिए अब आपके पास इस केस में e की वैल्यू उसने आपको गिवन जो है वो है 300 और b की वैल्यू है 0.20। जस्ट आप ये फार्मूला लगाएं, मतलब v इज इक्वल टू ई ओवर बी, इसका जनरल फार्मूला। तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, v इज इक्वल टू 300, 0.20 को आप लिख सकते हैं 1/5, 5 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, तो v की वैल्यू होगी 1500 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास 1500 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास है कि उसने आपको एक डायग्राम बना के दी हुई है। एमसीक्यू नंबर 9 जो है, इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास होगा डैट इज चार्ली ऑप्शन। ये किस तरह होगा चार्ली, मैं अभी इसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए उसने आपको ये डायग्राम एक बना के दी हुई है। इस डायग्राम में वो कहता है मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, और इसमें उसने दरमियान में एक रॉड रखा हुआ है। देखिएगा जरा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और दरमियान में इस तरह से एक रॉड रखा हुआ है। ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट ए है, और वेलोसिटी इस तरफ है। अब आप खुद देखें, आपको पता है कि आपने इसका जो मैग्नेटिक फोर्स का जो फार्मूला पढ़ा हुआ है, इस केस में वो क्या कह रहा है, देखिए मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। वो कहता है कंडक्टिंग रॉड ए बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस फिगर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग इन द पॉजिटिव जी डायरेक्शन, द एंड ए एंड बी आर चार्ज एस, कि ए और बी के ऊपर चार्ज क्या होगा। सॉल्व कैसे करोगे, देखो ये फार्मूला है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये आपके पास इसका जनरल फार्मूला। तो जब आप, इसका मतलब v से आपने b की तरफ जाना है, ये v है, v से आप b की तरफ जाएंगे, आपने v से b की तरफ मूव करना है। राइट हैंड रूल यही होता ना कि आप v से b की तरफ अपने राइट हैंड को मूव करवाएं।
जैसे ए क्रॉस बी वेक्टर रूल आपने पढ़ा था, इसी तरह यहाँ पे वी क्रॉस बी, क्या वी से बी की तरफ जा रहे हैं आप। जब आप वी से बी की तरफ जाएंगे तो इस केस में क्या होगा, बी पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ए पर नेगेटिव। क्योंकि जारी सी बात, अगर इनटू द फील्ड है तो नीचे वाला पार्ट नेगेटिव है, अगर नीचे वाला पार्ट नेगेटिव आप वी से बी की तरफ जाओगे तो पोलैरिटी की वजह से ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये दोबारा सुन लें कि इस केस में आपने राइट हैंड रूल लगाना है। राइट हैंड रूल आपको ये बताता है कि आपने V से B की तरफ मूव करना है। जब भी आपने V से B की तरफ मूव करना है, जैसे इस केस में आप V से B की तरफ जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड चूंकि आउट ऑफ द प्लेन है, इसका मतलब नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव, ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होती तो ऊपर नेगेटिव आना था, नीचे पॉजिटिव आना था, ये याद रखना आप। तो एमसीक्यू नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या है या नेक्स्ट में क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है जी आपके पास, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है उसमें वो आपको ये कह रहा है, व्हेन बैक ईएमएफ इज 22.5 वोल्ट एंड वोल्टेज इज 24 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इज 2 ओम, देन द करंट थ्रू द कॉइल इज 10 में उसने आपको सारा डाटा दिया हुआ है। एमसीक्यू नंबर 10 में आपने जस्ट ये फार्मूला लगाना है, I इज इक्वल टू वी माइनस ई ओवर आर। जस्ट इस फार्मूला में वैल्यू लगाएं तो देखिए I इज इक्वल टू V की वैल्यू आपके पास है 24, E की वैल्यू 22.5 और R की वैल्यू आपके पास 2। सॉल्व आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो I की वैल्यू आपके पास होगी 0.75 एम्पियर। तो ये 10 MCQ जो है इसका राइट ऑप्शन आपके पास बन रहा है चार्ली ऑप्शन। तो 10 का राइट इज चार्ली ऑप्शन। आप ये देखिए, हमने 10 के 10 जो एमसीक्यू अभी तक डिस्कस किए हैं, मैंने एक एक एमसीक्यू को सॉल्व किया बोर्ड के ऊपर। नेक्स्ट देखें 11th एमसीक्यू में क्या कॉन्सेप्ट है या वो आपसे क्या पूछ रहा है या 11th में आपने क्या करना है, देखिएगा जरा। एमसीक्यू नंबर 11 में वो कह रहा है कि पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर इज कॉज्ड बाय, तो एडी करंट भी होता है और आपको पता है हिस्टैरिसीस लॉस भी होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल भी है, तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट ऑप्शन होगा 11 का डेल्टा ऑप्शन। ये तो सिंपल सी बात है, बुक की लाइन है। 12 में आपने क्या करना है, 12 का क्या राइट ऑप्शन होगा और सॉल्व किस तरह से करना है। 12 का राइट ऑप्शन डेल्टा है। पहले तो ये देख लें कि इसका राइट ऑप्शन डेल्टा, सॉल्व किस तरह से होगा ये जरा देखिएगा। देखिए रेडियस का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू एम वी ओवर ई बी। आप बच्चों को याद है जब E ओवर एम वैल्यू वाला मैंने फार्मूला पढ़ाया था, तो E ओवर एम इज इक्वल टू वी ओवर बी आर फार्मूला आता है, वहां से अगर आप रेडियस की वैल्यू निकालेंगे तो एम वी ओवर ई बी आएगी। वो आपको कह रहा है इस केस में कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन की रेशियो ले रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो बेटे यही प्रोटॉन का फार्मूला है और यही इलेक्ट्रॉन का फार्मूला है, एम वी ओवर ई बी, दोनों के रेडियस का फार्मूला सेम है। जब आप इसकी रेशियो लोगे प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन पे, चूंकि दोनों के फार्मूला सेम है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1:1। तो इसमें तो कोई लॉजिकल चीज नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 12 का जो राइट ऑप्शन आपके पास डेट इज डेल्टा ऑप्शन। 13 देखें, 13 में वो क्या कह रहा है, 13 एमसीक्यू में उसने आपको ये कहा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑपरेट है 230 वोल्ट, और उसने आपको करंट भी दिया हुआ है और प्राइमरी और सेकेंडरी की वैल्यू भी दी हुई है, और वो कह रहा है, देखिएगा ज़रा 13 एमसीक्यू में क्या डाटा है या 13 को किस तरह सॉल्व करना है। पहले तो ये देखें कि 13 में जो राइट ऑप्शन आपके पास होगा डेट इज बीटा ऑप्शन। सॉल्व कैसे करना है, वो आपको कह रहा है द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग एन पी ओवर एन एस की आपके पास जो वैल्यू है वो 1/25 है। उसके बाद वो कह रहा है कि जो आपके पास प्राइमरी का वोल्टेज है वीपी की आपके पास वैल्यू है 230 वोल्ट, और जो करंट है आपके पास प्राइमरी का जिसको आप आईपी कहते हैं उसकी वैल्यू है 2 एम्पियर। आपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स एट 230 वोल्ट लाइंस सप्लाईज अ लोड करंट ऑफ 2 एम्पियर। ये लोड करंट है 2 एम्पियर, इसका मतलब ये सेकेंडरी का करंट आपके पास 2 एम्पियर। और वो आपको कह रहा है कि द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज 1:25 डिटरमाइन द प्राइमरी करंट। तो जस्ट आप ये फार्मूला लगा दें, एन पी ओवर एन एस इज इक्वल टू वी पी ओवर वी एस इज इक्वल टू आई एस ओवर आई पी। जस्ट ये फार्मूला, कोई भी इस चीज़ का ख्याल रखें
ट्रांसफार्मर का आपको कोई भी एमसीक्यू आ जाए, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जो करंट की रेशियो है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखो ये वैल्यूज आपके पास गिवन है और उसके बाद आपके पास जो सेकेंडरी का करंट है ये भी गिवन है, ये आपने निकालना है, सिर्फ आपने फार्मूला लगाना है। ये वैल्यू भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये फाइंड आउट करनी है, एक लाइन में सॉल्व हो जाए। तो 13 का राइट ऑप्शन आपके पास है, डेट इज बीटा ऑप्शन। 14 देखें, 14 में क्या करना आपने, या 14 का क्या कॉन्सेप्ट है देखिएगा ध्यान से। 14 में वो क्या कह रहा है, 14 में आपने शंट रेजिस्टेंस निकालनी है। 14 का राइट ऑप्शन आपके पास आएगा बेटे चार्ली ऑप्शन। 14 में आपने फार्मूला लगाना है आर एस इज इक्वल टू आर जी आई जी ओवर आई माइनस आई जी। तो जस्ट फार्मूला लगाओ, आर एस इज इक्वल टू आर जी की और आई जी, ये सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है। आर जी की आपके पास वैल्यू है 50 और आई जी की आपके पास वैल्यू 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा इसका वो 0.01 ओहम आ जाएगा, दैट इज चार्ली ऑप्शन। तो मैं ये बताना आपको चाह रहा हूँ कि देखिए आपने जितने भी अभी तक एमसीक्यू सॉल्व किए हैं सब में जस्ट आप फार्मूला लगाते जा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप फार्मूला लगाते हैं और आपके पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखिएगा ज़रा 15 में वो क्या कह रहा है, या 15 का क्या कॉन्सेप्ट है। 15 में वो कह रहा है इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ सेल्फ इंडक्टर एंड लेंथ इज डबल्ड। 15 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज डेल्टा ऑप्शन। 15 में क्या होगा, देखो फार्मूला ये एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये जनरल फार्मूला। वो कहता है नंबर ऑफ टर्न्स, कहता है सेल्फ इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेल्फ इंडक्टर, नंबर ऑफ टर्न्स को भी डबल कर दो और लेंथ को भी डबल कर दो तो उस केस में इंडक्टेंस क्या होगी। आप ऐसा लिख सकते हो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, वो कह रहा है नंबर ऑफ टर्न्स, इसको आप लिख सकते हो एन ओवर एल इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए इंटू एल। देखो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के और साथ में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, ये आपको नजर आ रहा है। अब वो क्या कह रहा है, वो कहता है इन दोनों को डबल कर दो। अगर मैं इन दोनों को डबल करूंगा ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय ये भी आपके पास 2 है, तो एल की वैल्यू आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 2, जो न्यू आपके पास इंडक्टेंस है वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को भी डबल कर देते हैं, आप लेंथ को भी डबल करते हैं, तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो 8 टाइम राइज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। 16 एमसीक्यू का देखें बेटे, 16 में क्या करना आपने, 16 का जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा है, ये याद पहले ये सुन लें, अल्फा ऑप्शन है। अब 16 में वो क्या कह रहा है, कहता है लूप हैविंग एन एरिया ए इज प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विच चेंज फ्रॉम बी टू 4b। तो आपको पता है ईएमएफ का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, सिंपल सी बात है। अब क्या करोगे आप, तो E इज इक्वल टू एन, फ्लक्स का फार्मूला होता है बी डॉट डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। वो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 3 से मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो B टू 4b हो गई। तो आप क्या करोगे, आपके पास आएगा EMF इज इक्वल टू एन, यहाँ पे आपके पास वैल्यू होगी 4ba माइनस BA डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सिंपल सी बात है कि चेंज हमेशा कैसे लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल वैल्यू आपके पास BA है, फाइनल वैल्यू जो है वो 4 टाइम इंक्रीज हो गई है, तो 4ba माइनस BA। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो EMF की आपके पास वैल्यू आ जाएगी n मल्टीप्लाई बाय 3ba डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास वो अल्फा ऑप्शन है, 16 का राइट इज अल्फा ऑप्शन। 17 देखें बहुत सिंपल है, 17 और 18। 17 वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर इज सेम एज दैट ऑफ गलवानोमीटर, क्योंकि गलवानोमीटर में भी कॉइल के ऊपर टॉर्क लगता है जो कि बिना कोस अल्फा के इक्वल होता है, तो मोटर का भी यही प्रिंसिपल है। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर इज सेम एज दैट ऑफ गलवानोमीटर। 17 का राइट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन। 18 में क्या है, 18 का राइट ऑप्शन आपके पास चार्ली है। देखिए 18 में है क्या, उसने आपको दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है जी 40I यूनिट वेक्टर माइनस 18K यूनिट वेक्टर, ये उसने आपको वैल्यू दी हुई है। कहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइज इन, तो मैग्नेटिक फील्ड में देखो ये I आपके पास X है और ये आपके पास Z है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में कहाँ पे लाई करेगी, XZ प्लेन में। सिंपल सी बात है, इस तरह के एमसीक्यूज को ज़्यादा आपने मुश्किल नहीं बनाना,
सिंपल सॉल्व करना है कि अगर आपके पास आई भी वैल्यू है, आई के लॉन्ग है और ये के लॉन्ग है, तो बेटे आई का मतलब होता है एक्स एक्सिस और के का मतलब होता है जी एक्सिस, तो एक्स जी प्लेन में आएगी। नेक्स्ट देखें 19 MCQ में उसने आपको क्या डाटा दिया हुआ है, या 19 को सॉल्व किस तरह से करना है। देखिए 19 का जो राइट ऑप्शन आपके पास वो बीटा होगा। आपने फार्मूला ये यूज करना है, फिज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। वैल्यूज आपके पास गिवन है, फिज इक्वल टू आई की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 1 है और बी एज इट इज उसने साइन 30 वैल्यू आपको दी हुई। साइन 30 पे 1/2 होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास f इज इक्वल टू 2b मल्टीप्लाई बाय 1/2। सॉल्व करोगे तो f जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, b के। ये राइट ऑप्शन आएगा। तो 19 का राइट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन। 20 का क्या फार्मूला है, या 20 में क्या करना है आपने, या 20 का क्या कॉन्सेप्ट है वो देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ साथ साथ आपको सारे एमसीक्यू क्लियर हो रहे होंगे। आसान है और एक एक एमसीक्यू को मैं इजीली डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत सिंपल वर्डिंग में डिस्कस कर रहा हूँ। 20 का जो राइट ऑप्शन आपके पास दैट इज बीटा ऑप्शन। 20 में आपने करना क्या है, वो कहता है फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स निकालें। आपको पता है फोर्स का फार्मूला होता है फिज इक्वल टू क्यू वी बी। जब अल्फा पार्टिकल होगी तो 4QVB आएगा। ये मेन पॉइंट है इसका। अल्फा पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स यानी कि चार्ज जो है वो 4 टाइम ज़्यादा होता है। जस्ट वैल्यूज लगा दो, ये आपके पास होगा फिज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वी की आपको जो वैल्यू गिवन है वो आपके पास है 10⁻6 और बी की जो आपके पास वैल्यू है वो है जी 10। इसको आप सॉल्व कर लें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। तो 20 का जो राइट ऑप्शन आपके पास दैट इज बीटा ऑप्शन। 21 में देखें, 21 में अगेन सोलेनॉइड उसने आपको दिया हुआ है, तो 21 का मैं बता देता हूँ आपको। 21 का राइट ऑप्शन इज अल्फा। आपको पता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जस्ट ये फार्मूला लगा। देखिए ये एमसीक्यूज जो है ये बहुत आसान है, इसको आपने मुश्किल नहीं करना है। ऐसे नहीं करना कि आपकी दुनिया बदल जाए और आपके लिए मुश्किल हो जाए एमसीक्यू को करना, और इसको आप इंटरेस्ट लेके करें। जितना आप इजीली करेंगे ना आप उसको करते जाएंगे, मतलब वो आपके लिए आसान होगा। तो कभी भी एमसीक्यू को टफ ना बनाएं, जितना आसान करके सॉल्व कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में वो आपको क्या कह रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू में द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस कैन बी डिफाइन एज। तो 22 जो एमसीक्यू है उसका राइट ऑप्शन होगा डेल्टा, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर भी होता है, वेबर पर एम्पेयर भी होता है, जॉल पर एम्पेयर स्क्वायर भी होता है, तो ये सिंपल सा है। उसके बाद 23 में वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। 23 का राइट ऑप्शन आपके पास होगा अल्फा ऑप्शन। मैंने आपको टाइम पीरियड का फार्मूला बताया हुआ है। टाइम पीरियड का फार्मूला था 2πm/QB। ये मैंने लेक्चर में भी लिखवाया था। टाइम पीरियड का फार्मूला ये है 2πm/QB। जब आप फ्रीक्वेंसी का निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा QB/2πm। ये फ्रीक्वेंसी का आपके पास राइट ऑप्शन होगा। तो ये मैंने अपने फार्मूला में भी आपको, मैंने लेक्चर में भी ये फार्मूला आपको लिखवाया हुआ है। नेक्स्ट देखें, व्हेन अ मैग्नेट विद इट्स नॉर्थ पोल फेसिंग द सर्कुलर कॉइल एंड वी ड्रॉ अवे अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल। ये उसने स्टेटमेंट घुमाई हुई है। वो कहता है कि नॉर्थ, पहले आप मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के पास लेके गए हैं और अब आप उससे दूर लेके जा रहे हैं। देखिएगा जरा इसमें वो क्या आपको कह रहा है। 24 में आपने क्या करना है, या 24 एमसीक्यू का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिएगा कि 24 में क्या होगा। पहले तो आपको इसका मैं आंसर बता देता हूं कि इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास अल्फा ऑप्शन है। वो क्यों है जरा देख लें। देखिए अगर आपके पास एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये आपके पास एक कॉइल है जिसके पास आप इसको जो है ना वो लेके जा रहे हैं। ये आपके पास एक कॉइल है जिसके साथ यहाँ पे आपने ऐसे गल्वानोमीटर अटैच किया, और ये जब आप इसको इसके पास लेके जाएंगे, जब आप इस मैग्नेट को इसके पास लेके जाएंगे तो आपको पता है कॉइल भी ये वाला हिस्सा जो है वो नॉर्थ पोल बनाएगा। और नॉर्थ पोल के केस में करंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। अब एमसीक्यू ये नहीं है। एमसीक्यू ये है कि वो कह रहा है कि मैग्नेट को हम इसके पास लेके गए
और अब हम मैग्नेट को इससे अवे लेके जा रहे हैं। अगर मैग्नेट को इसके पास लेके गए थे तो तब नॉर्थ पोल था, तो यहां पे नॉर्थ पोल जनरेट हुआ। हमेशा नॉर्थ पोल के केस में करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है। जब आप इसको इससे अवे ले जाएंगे, अवे ले जाने का मतलब यह है कि अब यहां पे नॉर्थ की बजाय साउथ पोल बनेगा, क्योंकि जब आप इसको इसके पास लेके आए थे तो इसने सेम पोल जनरेट किया जो कि नॉर्थ पोल था। जब आप इसको इससे अवे लेके जाएंगे तो यहां पे ऑपोजिट पोल आएगा, दैट इज साउथ पोल। तो जब यहां पे साउथ पोल बनेगा तो इस केस में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज बन जाएगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। आप राइट हैंड रूल भी लगा सकते हैं। 25 का देखें, कहते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब इन सीरीज विद द लार्ज इंडक्टर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी सोर्स टेक अ लिटिल टाइम बिफोर रीचिंग अ स्टेबल ग्लो इफ एन आयरन कोर इज इंसर्टेड। कहता है एक बल्ब है और साथ में इंडक्टर है। बल्ब और इंडक्टर के दरमियान में अगर आप आयरन कोर लगा देंगे, और भाई आयरन कोर लगाएंगे तो उसकी इंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। आपको पता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। जब उसकी इंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो डिले टाइम भी डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में जो 25 MCQ है, इसका राइट ऑप्शन आपके पास अल्फा ऑप्शन। 25 का राइट इज अल्फा ऑप्शन। दोबारा सुन लें, जब आप उसके दरमियान में देखें एक बल्ब है और साथ में एक इंडक्टर है, अगर आप उसके दरमियान में एक कोर को लगा देंगे तो जाहिर सी बात, अगर एक आयरन कोर को उसके दरमियान में रखेंगे, बुक का शॉर्ट क्वेश्चन है कि उसमें ऑपोजिशन होगी और उसका डिले टाइम ज़्यादा हो जाएगा। 26 का राइट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। 26 का जो है वो अल्फा ऑप्शन है। 26 में क्या करना है, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, फार्मूला लगाओगे हाफ Li स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू हाफ एल, आई की वैल्यू नहीं गिवन तो आई की जगह आप लिख सकते हो V/R होल स्क्वायर। जस्ट इसमें वैल्यूज लगा दें तो ये आपके पास होगा इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू 100/10 टोटल का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 मल्टीप्लाई बाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, ये 50 आ जाएगा और 50 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 250 जूल्स में आएगा। तो 26 का राइट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। 27 देखें, 27 में वो क्या कह रहा है या 27 का क्या कॉन्सेप्ट है जी बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यू है 27। 27 एमसीक्यू में वो क्या कह रहा है, 27 का पहले तो आपको पता हो कि राइट ऑप्शन बीटा है। 27 में ना वो कह रहा है एक डायनामो जो है, कॉइल ऑफ डायनामो इज रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज थ्रू द कॉइल। बेटा इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, आप डायनामो जो है ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, तो उसमें वेरिएशंस नहीं आ रही। जब तक वेरिएशंस नहीं आती तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती, ये इसमें मेन कॉन्सेप्ट है। आप लाइनें उसकी चेंज कर लें, जो मर्जी कर लें, जब तक वो कॉन्टिन्यूसली चेंज नहीं हो रही, उसमें चेंज नहीं आएगा, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। तो बेसिकली वो ये चेक करना चाह रहा है कि आपका ऐसा कॉन्सेप्ट है या नहीं है। तो इस केस में जो राइट ऑप्शन है वो बीटा बन रहा है 27 का, कि लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग इज मैक्सिमम बट इंड्यूस ईएमएफ इज जीरो। कि लाइंस ऑफ फोर्स तो मैक्सिमम पास कर रही हैं, लाइनें तो हैं, लाइनें तो गुजर रही है, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ जीरो है। 28 एमसीक्यू में क्या कह रहा है, देखिए ये बताने की जरूरत नहीं, आप सब बच्चों को पता है कि लेंज़िस लॉ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को डील करता है। तो 28 का राइट ऑप्शन इज डेल्टा, कि जो भी लेंज़िस लॉ है वो हमेशा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को डील कर रहा होता है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या है। जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है वो अपने कॉज को हमेशा अपोज करती है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होता है इंड्यूस करंट। 29 है, व्हेन अ स्टेशनरी चार्ज इज प्लेस्ड नियर अ स्ट्रीम ऑफ मूविंग चार्जेस देन स्टेशनरी चार्ज एक्सपीरियंस। देखिए स्टेशनरी चार्ज, पहले तो ये देखें कि इसका आंसर क्या है 29 का। 29 का बीटा ऑप्शन, वो जब भी हम बात करते हैं ना स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी चार्ज को आप किसी जगह पे भी रख दें, देखिए जो स्टेशनरी चार्ज की अपने इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको जनरेट करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो खुद ब खुद होती है। जो भी इंट्रिंसिक चार्ज है उसकी अपनी जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो जनरेट नहीं करनी पड़ेगी, वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो ये है कि व्हेन अ स्टेशनरी चार्ज इज प्लेस्ड नियर अ स्ट्रीम ऑफ मूविंग चार्जेस। बेटे जब आप एक स्टेशनरी चार्ज को मूविंग चार्जेस की स्ट्रीम के पास रखते हैं तो स्टेशनरी चार्ज ने तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगानी है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें होती है, जनरेट नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक का मतलब कुदरती प्रॉपर्टी जो खुद से जनरेट होती है।
तो याद रखें कि अगर स्टेशनरी चार्ज है तो स्टेशनरी चार्ज में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स लगेगी, स्टेशनरी चार्ज में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो राइट ऑप्शन होगा बेटे बीटा ऑप्शन। 30 देखें लास्ट में, 30 जो एमसीक्यू है उसकी मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ। 30 का जो राइट ऑप्शन है बेटे, पहली बात तो ये अल्फा ऑप्शन है। वो क्या कह रहा है, देखिए आपके पास अगर एक मैग्नेट है जिसका एक हिस्सा नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, और ऊपर से आप जो है ना वो एक लूप जो है इसके ऊपर फॉल कर रहे हैं, ये इनकम्प्लीट लूप है, मतलब देखिए आपको नजर आ रहा है इनकम्प्लीट ओपन लूप है। अगर वो आपको ये कह रहा है कि अगर एक इनकम्प्लीट लूप है उसको आप मैग्नेट पे फॉल करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगा। बेटे अगर तो ये कंप्लीट लूप होता, सपोज कर लो अगर ये कंप्लीट लूप होता तो मुझे इस बात का पता है कि यहाँ पे भी नॉर्थ पोल बनता, ये भी नॉर्थ पोल है, ये एक दूसरे को रिपेल करते, ये मैंने अपने लेक्चर में भी पढ़ाया हुआ है। रिपेल करते तो एक्सेलरेशन जो है वो जी से लेस देन होता, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ये मैं कह रहा हूँ कि अगर ये नॉर्थ पोल होता, ये कंप्लीट लूप होता, तो अगर कंप्लीट लूप होता तो नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करते, रिपल्शन की वजह से वेलोसिटी कम होती है, एक्सेलरेशन भी कम हो जाता है, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो जी से लेसर होना था। लेकिन इस केस में क्या है, वो आपको ये कह रहा है कि ये कंप्लीट लूप नहीं है, ये ओपन लूप है। मतलब इस तरह से जब ओपन लूप होता है, ओपन लूप के केस में आपको पता है ये एज इट इज, जैसे ये ऊपर से लूप फॉल कर रहा है, ये एज इट इज फॉल करता रहेगा, क्योंकि ओपन लूप के केस में तो नॉर्थ पोल नहीं बनना। अगर नॉर्थ पोल बनता तो वो रिपल्शन या अट्रैक्शन करता ना, तो नॉर्थ पोल तो नहीं बनना। तो ओपन लूप के केस में बेटे एक्सेलरेशन जो है वो जी के इक्वल होगा। इस एक एमसीक्यू में मैंने दो आपको चीजें बता दी कि अगर क्लोज लूप होता तो एक्सेलरेशन जी से लेस देन होता, ओपन लूप है तो इसका मतलब यह है कि ए इज इक्वल टू जी, वो फ्री फॉल करता रहेगा, उस पर किसी भी तरह का इफेक्ट बेटे नहीं होगा। ये था 30 एमसीक्यू जिसका राइट ऑप्शन अल्फा जो मैंने लिख दिया। ये आज की हमारी डिस्कशन थी टेस्ट नंबर 7 की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चों ने इसको बहुत अच्छी तरह से सुना होगा और इसको अपने माइंड में भी बिठाया होगा और इससे रिलेटेड पास पेपर के एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करेंगे। बेटा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस का नाम ही एंट्री टेस्ट है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे उतने आप परफेक्ट होते जाएंगे। अगर आप किसी भी जगह पे अपनी प्रैक्टिस स्टॉप करते हैं या आप कोई चैप्टर स्किप करना चाहते हैं या आप समझते हैं कि हमें सब कुछ आ गया, ये सबसे बड़ा आपका नेगेटिव पॉइंट होगा। ई कैट में स्टेटमेंट लेंथी ज़रूर आती है लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल होता है। मैं अगेन यही कह रहा हूँ, स्टेटमेंट से नहीं डरना, वो जितनी मर्जी लेंथी स्टेटमेंट दे, आप बच्चों का कॉन्फिडेंस की पॉइंट ढूंढे उसका कि इसका की पॉइंट क्या है। और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एमसीक्यू लेंथी है और ज़्यादा टाइम ले रहा है उसको आप स्किप कर दें, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि उतने टाइम ही आप बाकी 4-5 एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। तो अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी बेटे। अपना ख्याल रखिएगा, इस टेस्ट को सॉल्व कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।